हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम संस्कृति की कुछ अवधारणाओं को देखेंगे। जो डेफिनेशन संस्कृति में दी हुई हैं उनको हम पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। हमने संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन उसकी अवधारणा रह गई थी। आज उन्हें कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन। ये क्या होता है सांस्कृतिक पिछड़ापन? इसको देखें तो हम पाएंगे कि संस्कृति ये मुख्यतः ऑकबर्न ने दिया था अपनी बुक सोशल चेंज में, जो 1922 में आई थी। इन्होंने बताया कि समाज में दो प्रकार से हम संस्कृति को देख सकते हैं, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में अभौतिक संस्कृति, जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जो परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं हैं, संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति यानी मूर्त संस्कृति, जिसे हम छू सकते हैं, छू सकते हैं, में परिवर्तन तेजी से होता है। अर्थात अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से होता है। तो एक संस्कृति यानी अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है और संस्कृति के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस रह जाता है। इसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबना मुख्यतः 5 कारण हो सकते हैं। परस्परवादिता यानी एक संस्कृति दूसरे से जुड़ी हुई है, परस्पर जुड़ी होने के कारण, परस्परवादिता के कारण सांस्कृतिक पिछड़ापन देखा जा सकता है। एक नवीन के प्रति आशंका यानी हम जो न्यू कुछ अपनाते हैं उनके प्रति हम सबकी नज़र से देखते हैं। इस कारण हमारे कुछ स्वार्थ होते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते अपने पुराने रीति रिवाज को, नए तरीके से आगे बढ़ना नहीं चाहते। उस वजह से अतीत के प्रति निष्ठा, अतीत के प्रति हमारा इतना जुड़ाव होता है कि हम छोड़ नहीं पाते और नए विचारों को नए विचारों को ग्रहण करने में कठिनाई होना, इस कारण सांस्कृतिक पिछड़ापन देखा गया है। आगे हम सांस्कृतिक परिवर्तन में मुख्यतः देखा गया है कि जब संस्कृति के 2 रूप होते हैं, भौतिक और अभौतिक, इसमें किसी में भी परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी संस्कृति के फिजिकल बॉडी और इंटरनली और आउटरनली पार्ट दोनों में अंतर होने से, परिवर्तन होने को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। प्रतिरोधी संस्कृति, रोधी का तात्पर्य कि रोधी का मतलब है कि अपोजिट, यानी एक तरह से विरोधी। ये मुख्यतः जे मिल्टन ने दिया था। इन्होंने बताया कि विपरीत संस्कृति से है कि मूल संस्कृति के विपरीत ही नहीं बल्कि उसको चुनौती भी देती है। इसका अच्छा उदाहरण है डाकू संस्कृति। जैसे कि हमारे समाज में कोई बच्चा चोरी करता है तो हम उसे कहते हैं कि ये बच्चा चोरी करता है, इससे दूर रहो। इस प्रकार देखा जा सकता है। दूसरा है उपसंस्कृति। उपसंस्कृति की बात करें तो उपसंस्कृति किसी विशेष समूह की संस्कृति के तत्व हैं। कोई संस्कृति के अंदर भी संस्कृति होती है, उनके तत्व है जो मूल संस्कृति कुछ बातों में अंतर रखती है लेकिन उसकी विरोधी नहीं होती। अंतर तो रखती है संस्कृति से लेकिन उसकी विरोधी नहीं होती। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, सिख संस्कृति आदि देखा जा सकता है। इस प्रकार उपसंस्कृति मानते हैं। पर संस्कृति ग्रहण, जब 2 संस्कृति संपर्क में आती है तो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के कुछ गुणों को या तत्वों को ग्रहण करती है। या तो वो अपनी इच्छा से ग्रहण करती है या दबाव में ग्रहण करती है। अर्थात ये दोनों साइड की प्रोसेस है। इसके अंदर एक दूसरे के संपर्क में आने वाली 2 संस्कृति एक दूसरे से प्रभावित करती है, एक दूसरे में परिवर्तन की प्रक्रिया काफ़ी तीव्र हो जाती है। पर सांस्कृतिक ग्रहण मुख्यतः लिंटन, हर्स्कोविट, होवेल आदि ने दिया था। सांस्कृतिक बहुलवाद, इसके पहले हम देखेंगे संस्कृति अंतर्ग्रहण। संस्कृति अंतर्ग्रहण हर्स्कोविट ने दिया था। जब बच्चा संस्कृति की परंपराओं को अनुपालन करना सीखता है यानी उसका सोशलाइजेशन होता है, तो उस प्रक्रिया को बोल देंगे हम संस्कृति अंतर्ग्रहण। प्रति पर संस्कृति ग्रहण, एक तरह से झारखंड की संस्कृति को देख सकते हैं हम। जब अधिकृत या प्रभावी संस्कृति, कोई प्रभावी संस्कृति है यानी कोई फली फूली संस्कृति है, पहले टूटती है फिर बाद में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए
क्रियाशील हो उठती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। अर्थात जब एक दबी हुई संस्कृति अपने को जीवित रखने की कोशिश करने लगती है और पुरानी अस्मिता, पुरानी खोई हुई चीज को पाने की कोशिश करती है, तो उससे बोलता है प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। जैसे भारत में झारखंड। सांस्कृतिक सापेक्षवाद हर्ष कोविड ने दिया था। हर्ष कोविड ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ है कि हर संस्कृति अपने में अच्छी है, कोई संस्कृति ना तो बुरी है ना ही अच्छी है। हर संस्कृति के अपने अपने गुण हैं। जैसे कि भारत में हाथ जोड़ना एक तरह से संस्कृति मानी गई है, एक व्यक्ति हाथ जोड़ेगा दूसरा भी हाथ जोड़ेगा। वहीं अफ्रीका में मसाई जनजाति में पाया गया है कि एक व्यक्ति किसी के ऊपर थूकता है अभिवादन करते हुए, दूसरा व्यक्ति भी उसके ऊपर थूकता है। इस प्रकार हम किसी की संस्कृति को बुरा नहीं कह सकते। सांस्कृतिक प्रसार, जब संस्कृति के कोई तत्व एक स्थान पर विकसित होते हैं और फिर वो प्रसार के माध्यम से उच्च स्तर की संस्कृति निम्न स्तर की ओर प्रसार होती है, यानी फैलती है, उसको सीखते हैं लोग, उसको बोलते हैं सांस्कृतिक प्रसार। इसमें मुख्यतः अमेरिकी प्रसारवादी, ब्रिटेन प्रसारवादी और जर्मनी प्रसारवादी आ जाते हैं। मुख्यतः राल्फ लिंटन की परिभाषा दी हुई है। सांस्कृतिक निर्धनता, मुख्यतः ये ऑस्कर लेविस ने दिया था अपनी बुक लॉबिडो में। उन्होंने बताया कि कोई संस्कृति, उनका मानना था कि कोई संस्कृति अपने को सांस्कृतिक गुणों को कोई व्यक्ति अगर निर्धन है तो अपनी संस्कृति को निर्धनता को भी वो अपनी संस्कृति के अंदर अडोप्टेशन देता है। जैसे कि ऑस्कर लेविस ने अमेरिका के 5 गरीब परिवारों का अध्ययन किया। जब उनके बच्चे 5-6 वर्ष के हो जाते थे तो वो भी अपनी संस्कृति को उसी अनुसार सीखते हैं। उनमें कुछ नया, कुछ परिवर्तन करने की इच्छा नहीं होती, अपनी संस्कृति को अपनाते हैं। इस तरह वो 5 परिवार हमेशा, गरीब परिवार हमेशा गरीब रहते हैं, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। ये मुख्यतः ऑस्कर लेविस ने दिया था। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, मुख्यतः ये दिया था पियरे बोर्दियो ने। यानी सांस्कृतिक प्रतिमान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, संचालित होते हैं। इसको बोलता है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। यानी कि एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग अपने बच्चों को भी अपने हिसाब से, अपने अनुसार ही शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, अपने अनुसार ही ढालने का प्रयास करते हैं, यानी सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कर रहे हैं। इथोस और इडोस, संसाध्य और सैमूल्य, इसको संसाध्य और सैमूल्य बोलते हैं। ये मुख्यतः क्रोबर की परिभाषा है। इन्होंने बताया कि ये दोनों अवधारणा क्रोबर की है। क्रोबर ने अपनी पुस्तक एंथोपोलॉजी इनकी बुक थी, इसमें इन्होंने इथोस और इडोस को दिया था। इथोस का तात्पर्य है कि अमूर्त विचार, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इडोस का अर्थ है कि साधन, जो हमें मूर्त रूप में हमें दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं, जिन संस्कृति के साधन, उसको बोलते हैं इडोस। सांस्कृतिक निर्धारणवाद लेस्ली वाइट ने दिया था। इनका मानना था कि जिस प्रकार कार्ल मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद दिया था कि हर कोई व्यक्ति की परिवर्तन के पीछे आर्थिक कारक जिम्मेदार होते हैं, उसी प्रकार लेस्ली वाइट ने बोला था कि हर किसी परिवर्तन के पीछे सांस्कृतिक कारक निर्धारित होते हैं। हर सिचुएशन के पीछे संस्कृति का हाथ होता है। संस्कृति ही अधोसंरचना का काम करती है, जिससे अधिसंरचना में परिवर्तन होता है। ये सांस्कृतिक निर्धारणवाद का मानना था। इमिक और एटिक, ये मुख्यतः केनेथ पाइक ने दिया था। किसी संस्कृति को इमिक की व्याख्या के अंतर्गत किसी भी समूह की सूचनादाता द्वारा दिया गया स्वयं का विवरण आता है, जबकि इटिक संस्कृति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं के तथ्यों को निरीक्षण करके विवरण प्राप्त किया जाता है। इसको बोलते हैं इमिक। इमिक का अर्थ है मेरी तरफ से दिया गया सूचना, और इटिक का अर्थ है कि अनुसंधानकर्ता जिस प्रकार की सूचना इकट्ठा करता है, उसको बोलता है इटिक। सांस्कृतिक स्पष्ट और अस्पष्ट, क्लाइड क्लूको ने दिया था। ये भी मुख्यतः इमिक और इटिक से जुड़ा जैसा शब्द है। जब कोई व्यक्ति किसी समूह की घटना का अनुभव सरलता से कर लेता है तो संस्कृति को स्पष्ट लक्षण है, लेकिन संस्कृति का अस्पष्ट लक्षण वह है जिसका अनुभव केवल शोधकर्ता ही कर पाता है, जिसको डीपली स्टडी करने के बाद ही हमें उसके घटनाओं का पता चलता है। इसको बोलते हैं क्लाइड क्लूको। संस्कृति चरम बिंदु, क्रोबर ने दिया था। किसी संस्कृति के सर्वाधिक लक्षण जिस स्थान पर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं संस्कृति चरम बिंदु। यानी कोई संस्कृति किसी स्थान पर किस प्रकार पाई जाती है। आदर्श संस्कृति, हर व्यक्ति के लिए अपनी संस्कृति आदर्श होती है,
उसको बोलते हैं जिन मूल्यों मान्यता को हम अपनाने की आदर्श मानकर अपनाते हैं, उसको बोलते हैं आदर्श संस्कृति। वास्तविक संस्कृति का तात्पर्य है कि ये भी रॉल्फ लिंटन ने दिया था। उनका मानना था कि समाज व्यक्तियों की कल्पनाओं पर नहीं बल्कि वास्तविक व्यवहारों पर आधारित होता है। कल्पना में तो हम अपनी संस्कृति को अच्छा मानते हैं, लेकिन वास्तविक में हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये बोलते हैं वास्तविक संस्कृति। कल्चर कंस्ट्रक्शन मुख्यतः रॉल्फ लिंटन ने दिया था। संस्कृति का निर्माण, और भी रॉल्फ लिंटन ने सांस्कृतिक विकल्प, सांस्कृतिक निर्माण, सांस्कृतिक और भी उन्होंने कई परिभाषा दी है। मुख्यतः 4 परिभाषा को देख सकते हैं हम रॉल्फ लिंटन की, जो उन्होंने संस्कृति के बारे में दी हुई है। सांस्कृतिक कंस्ट्रक्शन का अर्थ है कि संस्कृति निर्माण। समाजवादी मानव शास्त्रियों एक ही समय में पर किसी समाज का अध्ययन कर एक ऐसी संस्कृति की व्याख्या करते हैं, तो वही कल्चर कंस्ट्रक्शन कहलाता है। एक ही संस्कृति की व्याख्या करना, यानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से कंटेंट उठाया, लेकिन उन्होंने एक ही संस्कृति की व्याख्या की, इसको बोलते हैं कल्चर कंस्ट्रक्शन। सांस्कृतिक टेक्सोनॉमी H.J. स्टीवर्ट ने बताया, सांस्कृतिक घटनाओं को पहचाने और वर्गीकृत करने के विज्ञान को ही सांस्कृतिक टेक्सोनॉमी कहते हैं। जीवन के प्रकार की अवधारणा रेडफील्ड ने दी थी। इन्होंने बताया कि जीवन के प्रकार की अवधारणा रेडफील्ड ने दी थी। समाज के लोगों को एक जैसी संस्कृति होने के कारण उनके जीवन में एक जैसी शैली होती है। कोई भी समाज में व्यक्ति की एक जैसी संस्कृति को अपनाते हैं तो उनकी जीवन शैली भी एक जैसी होती है, इसको रेडफील्ड ने बताया था। जैसे जनजातियों में एक जैसी जीवन शैली देखने को मिलती है। जीवन अवसर मुख्यतः वेबर ने दिया था। इन्होंने बताया कि एक जैसे पोजीशन, एक जैसे पदों पर धारण करने वाले लोगों की संस्कृति एक जैसी होती हैं, उन्हें एक समान सुविधाएं और अवसर मिलता है, इसे जीवन अवसर कहते हैं। व्यक्तित्व की बुनियादी प्रकार की अवधारणा अब्राहम कार्डिगन ने दी थी। इन्होंने बताया कि समान संस्कृति व्यक्तियों में लगभग एक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। इस तथ्य को अब्राहम कार्डिगन ने स्वीकार करते हुए व्यक्तित्व बुनियादी प्रकार की अवधारणा दी थी, यानी संस्कृति के व्यक्तियों का लगभग एक प्रकार का व्यक्तित्व होता है। वही जीवन प्रकार की अवधारणा जिस प्रकार रेडफील्ड ने दी थी, उन्होंने बताया कि अब्राहम कार्डिगन ने बताया कि जिस प्रकार की संस्कृति होती है उनका व्यक्तित्व एक प्रकार का होता है। प्रौद्योगिक विलंबना मैकाइवर पेज ने दी थी। मैकाइवर पेज ने प्रौद्योगिक विलंबना दी थी, जैसे ओकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना दी थी, पर उसके अपोजिट प्रौद्योगिक विलंबना तात्पर्य की संस्कृति को एक ही टेक्सचर में हमें अनुवाद करना चाहिए। ओकबर्न ने भौतिक अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत दोनों को तुलना की है, लेकिन इन्होंने ओनली भौतिक संस्कृति के अंतर्गत तुलना करनी चाहिए, न कि अभौतिक, क्योंकि वो अलग चीज़ है, वो हमारे माइंड से डिसाइड होती है। और भौतिक संस्कृति हमारे आसपास चीज़ों के बारे में देख सकते हैं, उस बारे में डिसाइड होती है। इन्होंने बताया कि भौतिक संस्कृति के 2 तत्वों में दोनों में परिवर्तन, यानी भौतिक संस्कृति के 2 चीज़ें हैं, उनमें एक चीज़ तो आगे बढ़ जाए, दूसरी चीज़ पीछे रह जाए। जैसे कि हमने टीवी का आविष्कार कर लिया, लेकिन हमने उसके अंदर की जो बैटरी या उसके अंदर जो सामान लगता है उसका आविष्कार नहीं कर पाए, या वो कहीं बाहर जाके उसका आविष्कार होता है, तो हम टीवी कैसे बना पाएंगे? हमको टीवी को रिपेयर कैसे कर सकते हैं? जैसे कि संस्कृति प्रौद्योगिक विलंबना कह सकते हैं कि हमने टीवी तो बना ली, लेकिन उसके इंटरनली पार्ट बनने में मुश्किल होना। सांस्कृतिक संपर्क रेडफील्ड ने दिया था। सांस्कृतिक संपर्क का तात्पर्य है कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो कुछ गुण ग्रहण कर लेते हैं, तो उसको बोलता है सांस्कृतिक संपर्क। विसंस्कृतिकरण मुख्यतः मजूमदार ने दिया था। जब कोई संस्कृति को भूलना, किसी संस्कृति को भूलना संस्कृति विसंस्कृतिकरण कहलाता है। ये मुख्यतः मजूमदार ने दिया था। और वहीं पुनः संस्कृतिकरण, जब भूली संस्कृति के बाद में हम कुछ नई संस्कृति सीखते हैं, उसको बोलते हैं पुनः संस्कृतिकरण। ये मुख्यतः योगेंद्र सिंह ने दी थी। आगे संस्कृति का आघात, ये मुख्यतः विलियम जे गुडी ने दिया था। इनका मानना था कि जब हम कोई संस्कृति
को कोई ऐसी नई संस्कृति सीखते हैं जिसको हम सीखने में हमको मुश्किलात हो, हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तो उनको बोलते हैं सांस्कृतिक आघात। सांस्कृतिक अवशेष राइन और हार्ट ऑफ विंटिंगटन ने दिया था। सांस्कृतिक अवशेष का तात्पर्य है कि एक संस्कृति सीखने के बाद दूसरी एक संस्कृति के बाद दूसरी संस्कृति के सीखने के बाद पुरानी संस्कृति के कुछ अवशेष रह जाते हैं, उसको बोलते हैं सांस्कृतिक अवशेष। सांस्कृतिक विकल्प ये मुख्यतः रॉल्फ लिंटन ने दी थी। इनका मानना था कि जब किसी संस्कृति के अंतर्गत जब किसी संस्कृति में एक परिस्थिति के अंतर्गत हमारे पास विकल्प हो कि है ना, हमें दूसरी तरह से एक संस्कृति के अंदर एक जैसी परिस्थिति के अंदर हमें दूसरी क्रिया करने की विकल्प हो, हमारे पास दूसरा विकल्प चयन करने की सुविधा हो, उसको बोलते हैं सांस्कृतिक विकल्प। ये रॉल्फ लिंटन ने दिया था। सांस्कृतिक केंद्र हर्ट्ज़कोविड ने दिया था। इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार क्रोबर ने संस्कृति के सर्वाधिक लक्षण जिस स्थान पर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं सांस्कृतिक केंद्र। वही क्रोबर ने इसको बोलता है सांस्कृतिक चरम बिंदु। सांस्कृतिक सामग्री संस्कृति के रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श मूल्यों को सांस्कृतिक सामग्री कहेंगे, ये पार्सन ने बताया। सांस्कृतिक त्वरण की अवधारणा हेट ने दी है। सांस्कृतिक चक्र की अवधारणा सोरोकी ने दी है। उन्होंने बताया कि संस्कृति चक्र की भांति चलती है, कभी हम भौतिक संस्कृति की ओर अग्रसर होते हैं, कभी अभौतिक संस्कृति की ओर अग्रसर होते हैं, और कभी कभी हम दोनों संस्कृति के मिला जुला रूप में जीवन जीते हैं, इसको बोलते हैं सांस्कृतिक चक्र। सांस्कृतिक लय मुख्यतः ओपलर ने दिया था। उन्होंने अपाचे संस्कृति का अध्ययन किया था। इनका मानना था कि संस्कृति में कुछ प्रेरक विशेषताएं होती हैं, उनकी प्रेरक मान्यताएं होती हैं, वो प्रेरक मान्यताएं व्यक्ति को नियंत्रित करती हैं, इस प्रकार सांस्कृतिक लय डिसाइड होती है। गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लविस ने दी है अपनी बुक लोविटा में 1966 में। इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अपनी संस्कृति गरीब बनाए रखना चाहता है क्योंकि वो संस्कृति को अच्छी लगती है, इस वजह से। सांस्कृतिक सार्वभौमिक तत्व एंथनी गिडिक्स ने दिया था, ये मुख्यतः लिंटन ने भी दिया था। इन्होंने बताया कि हर संस्कृति में कुछ अपने तत्व, सभी संस्कृतियों में कुछ तत्व सिमिलर होते हैं, जैसे सब में विवाह होता है, सब में मृत्यु भोज होता है, सब में मृत्यु होती है, उनकी परंपराएं होती हैं, इस प्रकार जीवन संस्कार होते हैं, नामांकरण होता है, इस प्रकार सांस्कृतिक तत्व सब में पाए जाते हैं। स्वायत्त संस्कृति व्यक्ति अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहता है, यानी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ, अपनी संस्कृति को उच्च मानता है, उसको बोलते हैं स्वायत्त संस्कृति। ये मुख्यतः रेडफील्ड ने दिया था अपनी जारवा जनजाति के अध्ययन में कि जनजाति लोग अपनी संस्कृति से इतने जुड़े होते हैं, उसको छोड़ने का, उस नई चीज़ें अपनाने का प्रयास नहीं करते। संस्कृति प्राधान्य एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर अपना प्रभाव जमाने लगती है तो उसको बोलते हैं सांस्कृतिक प्राधान्य, इसको बोलते हैं ग्रामसी ने दिया था। संस्कृति संघर्ष जब एक संस्कृति और दूसरी संस्कृति में मतभेद होते हैं तो उसको बोलते हैं सांस्कृतिक संघर्ष, मुख्यतः वैचारिक मतभेद कह सकते हैं। इस प्रकार हमने संस्कृति की कई परिभाषाएं देखी। आगे हम और भी कई टॉपिक रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।